नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर हल्ला मचाने वाले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। बिहार में वोटर लिस्ट को वेरीफाई करने का काम जारी रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना, वोटर लिस्ट को रिवाइज करना, गलत नामों को हटाना, नए वोटर्स को जोड़ना, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसलिए बिहार में वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। ये प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुझाव दिया है कि वोटर्स से जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड को भी शामिल किया जाए। हालांकि ये सिर्फ सुझाव है, इसे मानने की बाध्यता चुनाव आयोग पर नहीं लगाई गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम 25 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। अब तक 60% से ज्यादा वोटर्स के फॉर्म भरे जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का प्रोसेस गलत नामों को हटाने के लिए है। इसमें एक भी लीगल वोटर का नाम नहीं हटाया जाएगा। किसी के वोट का अधिकार नहीं छीना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट उसके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता। लेकिन पिटीशनर्स ने जो आशंकाएं जताई है उन पर चुनाव आयोग को 1 हफ्ते के भीतर एक डिटेल्ड जवाब दाखिल करना होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन पर रोक नहीं लगाई। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के नेता इससे अपनी जीत क्यों बता रहे हैं? अब विपक्षी रणनीति क्या होगी? और आखिर चुनाव आयोग को बिहार के इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी? इस सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको संक्षेप में बता देता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ जो पिटीशंस कांग्रेस, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं ने फाइल की थी, उन सब पर आज जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मामला नागरिकों के मताधिकार से जुड़ा है, इसलिए मसला गंभीर है। इस पर किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पिटीशनर्स की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण जैसे बड़े बड़े वकीलों ने दलीलें पेश की। चुनाव आयोग का पक्ष रखने के लिए फॉर्मर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और एडवोकेट राकेश द्विवेदी मौजूद थे। विरोधी दलों की पहली दलील यह थी कि आखिर इलेक्शन से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग इतनी जल्दबाजी में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का काम क्यों कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सवाल जायज है, चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा न कोई जल्दबाजी है, न कोई गलत इरादा है। 2003 में भी 31 दिन में ही वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ था। इस बार भी यह प्रक्रिया इतने ही वक्त में पूरी की जा रही है। वेरिफिकेशन के खिलाफ बड़ी दलील यह दी गई कि जब हर चीज में आधार नंबर जरूरी कर दिया गया तो फिर वोटर लिस्ट के रिवीजन में जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनमें आधार कार्ड को शामिल क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा आधार कार्ड पहचान पत्र तो है, लेकिन यह नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं है। लेकिन फिर भी इसे शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड को वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल करने का सुझाव दिया। हालांकि यह भी क्लियर किया कि यह चुनाव आयोग खुद तय करे कि यह सुझाव मानना है या नहीं। लेकिन अगर चुनाव आयोग इस सुझाव को नहीं मानता, रिजेक्ट करता है, तो उसे इसकी वजह बतानी होगी। विरोधी दलों की तीसरी आपत्ति यह थी कि जल्दबाजी में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करने से लाखों लोगों के नाम कट जाएंगे। इस पर चुनाव आयोग ने भरोसा दिया कि एक भी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं हटेगा। और इसके बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्रक्रिया पूरी होने से पहले उस पर सवाल उठाना, काल्पनिक आशंकाएं जाहिर करना ठीक नहीं है। प्रक्रिया पूरी हो जाए, वोटर लिस्ट सामने आ जाए, उसके बाद अगर कहीं किसी को कोई शिकायत है तो उस पर सुनवाई हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दलीलों को माना और वोटर लिस्ट के रिवीजन के काम को जारी रखने का निर्देश दिया। इलेक्टोरल रोल रिवीजन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का किसी भी तरह का स्टे ऑर्डर नहीं है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रिफॉर्म को आगे करेगी। रिवीजन जो है इलेक्टोरल रोल्स का बिहार के अंदर वो चलता रहेगा और अगली तारीख 28 जुलाई 2025 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुकर्रर किया है। तब तक सारे पक्षों को अपना जवाब माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करना है और उसके बाद जो भी एक्सरसाइज होगा माननीय न्यायालय अगले तारीख पे तमाम बिंदुओं को विचार करके आगे की कार्रवाई चलेगी। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता जो थे उनका कहना था कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और उनका एक और था कि वोट आईडी कार्ड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करती है, इन 3 डॉक्यूमेंट्स को विचार करना चाहिए। माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो इन डॉक्यूमेंट्स पर भी विचार कर सकती है, ऐसा उन्होंने आज अपने आदेश में लिखाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को सारे लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से डिस्क्राइब कर रहे हैं। वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के खिलाफ जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है उनमें योगेंद्र यादव भी हैं। योगेंद्र यादव ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वेरिफिकेशन प्रोसेस में शामिल करने को लेकर जो सुझाव दिया है वो इस बात का इशारा है कि सुप्रीम कोर्ट इसे सही मानता है। ये उन लोगों की जीत है जो वोटर लिस्ट के रिवीजन के प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुझाव दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से चुनाव आयोग को कहा है कि या तो 15 दिन में तुम सुधर जाओ, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। भाषा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे विचार से प्राथमिक दृष्टि में न्याय संगत यही होगा कि आप आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए, अपने एपिक कार्ड को स्वीकार कीजिए, राशन कार्ड को स्वीकार कीजिए, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कारण बताइए कि आप क्यों नहीं करना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जीत है उन लोगों के लिए जिन्होंने बार बार कहा था कि वोटबंदी का खतरा है। ये खतरा भी टला नहीं है, फिर आगे 28 तारीख को देखेंगे। लेकिन एक पहले कदम के रूप में मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम करना चाहता हूं कि इस देश में जो वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का खतरा था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कुतरने की जो कोशिश थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। मैं उसको सलाम करता हूं। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा बीजेपी के इशारे पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की जो कोशिश हो रही थी उसे आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कुणाल घोष ने कहा जो अभी बिहार में हो रहा है बीजेपी वही काम बंगाल में करना चाहती है, लेकिन बंगाल में बीजेपी की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी वहां पर नॉट ओनली आधार कार्ड बट ऑल्सो आधार कार्ड, वोटर कार्ड एंड राशन कार्ड, ये सबको इम्पोर्टेंस देने का बात हुआ, कंसीडर करने का बात हुआ। भाजपा जो प्लान किया था वोटर लिस्ट में स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन का, मिसयूजिंग द इलेक्शन कमीशन, वो अभी तो बिहार, लेकिन उसका टारगेट तो बंगाल है, लेकिन बंगाल इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। तो आज जो है हम लोग पूरा, हमारा लॉयर्स है वो देख रहे हैं, हमारा टॉप लीडरशिप देख रहे हैं, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन कोर्ट में है। तो भाजपा का जो भी कॉन्स्पिरेसी है वो हम लोग सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनाव आयोग की बड़ी हार बताया। केसी वेणुगोपाल ने कहा अब कम से कम चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को लागू करना चाहिए। Basically, it seems to be a relief for the democracy. But the case is is fixed for 28th of this month. But the Supreme Court has given a suggestion to the ECI to approve the ration card, Aadhaar, and the election I card. And certainly that itself is a biggest thing from the Supreme Court. Supreme Court actually basically have given their view through that, because Aadhaar card, ration card, election ID card to be the part of the verification process in a democratic setup. Therefore, I think Election Commission will go with that suggestion from the Supreme Court. Let us wait for that.
लेकिन तेजस्वी यादव ने आज भी पुरानी लाइन पर बात की। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी का एजेंट बताया। तेजस्वी ने कहा उन्हें तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन में आधार कार्ड को शामिल करने में चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। तेजस्वी यादव का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने कहा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सिर्फ अपनी ढपली बजा रहे हैं। जहां जीत जाते हैं वहां इलेक्शन कमीशन को अच्छा और निष्पक्ष बताते हैं, जहां हार दिखाई देने लगती है तो पहले ही इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने लगते हैं। अब तेजस्वी की ये तरकीब सब समझने लगे हैं, इसलिए हंगामा करने का अब कोई फायदा नहीं होगा। एक गांव की कहावत, तीता तीता थू थू और मीठा मीठा घट। तो जब ये तेलंगाना में होता है तो मीठा मीठा घट घट, कर्नाटक में होता है तो घट घट, हिमाचल में होता है घट घट, और जब हारते हैं महाराष्ट्र से लेकर बिहार में तो इनका कहते हैं कि मतदाता अधिकार छीन रहा है, मतदान का अधिकार। ये लोग नकारात्मक लोग, ये जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो मैं तो समझता हूं कि ये देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं, और देशद्रोहियों के साथ जो खड़ा है उसको हम वही कहें। लेकिन जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो सही नहीं है। चुनाव में किसी भी वोटर का वोटिंग का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। जो हम लोग कह रहे हैं, जो भी बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, उनको किसी भी तरीके से रोका नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो गलत है, और हम लोग को विश्वास है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा। बिहार के बच्चों को, बिहार के लोगों को, जो लोग भी चाहते हैं कि वोट दें उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा। सारे नेता अपने अपने हिसाब से सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन का इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार साफ कर चुके हैं कि वोटर लिस्ट के रिवीजन का मकसद फर्जी वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाना है। 18 साल से ऊपर की आयु के भारत के किसी भी नागरिक का वोट नहीं कटेगा। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटता है तो उसे भी अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया जल्दबाजी में नहीं हो रही है। इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी पात्रता है कि आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, और तीसरी पात्रता है कि जिस पोलिंग स्टेशन के आसपास आप रहते हो, वहां के सामान्य निवासी हो, वहां पर आपका वोट बन सकता है। इस तरह का गहन परीक्षण बिहार में 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं हुआ। 2002 की तरह ही 1 महीने के अंदर जुलाई से अगस्त के बीच में मतगणना फॉर्म बांटे जाएंगे और वापस भी लिए जाएंगे। ये कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें सहयोग कर रही हैं। 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स लगे हुए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा हर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित किया है, और सभी लोग ईमानदारी से और मेहनत से इस काम को कर रहे हैं।
तो पूरी मतगणना सूची सभी लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से बनाई जाएगी। हर पात्र नागरिक उसका हिस्सा होगा और कोई भी इनएलिजिबल आदमी उसका हिस्सा नहीं बन पाएगा। वोटर लिस्ट के रिवीजन का मामला पूरी तरह पॉलिटिकल बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को भी यह बात समझ आ गई है। सवाल पूछा गया कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट चेक करने की क्या जरूरत है। जवाब मिला, यह चुनाव आयोग का काम है। पूछा गया, अभी करने की क्या जरूरत है। जवाब मिला, जब चुनाव होंगे उससे पहले ही तो वोटर लिस्ट को वेरीफाई किया जाएगा ताकि कोई फर्जी वोटर वोट न डाल सके। फिर पूछा गया, इस काम के लिए सिर्फ 31 दिन क्यों रखे गए। जवाब मिला कि पिछला रिवीजन 2003 में हुआ था, वो भी 31 दिन में हुआ था। अब तो सिर्फ 2003 के बाद बने वोटर्स की चेकिंग हो रही है, सबकी नहीं, इसलिए 31 दिन काफी हैं। फिर पूछा गया, जिन दस्तावेजों के आधार पर वोटर के नाम वेरीफाई किए जा रहे हैं उनमें राशन कार्ड, आधार कार्ड और जॉब कार्ड क्यों नहीं है। इसका जवाब यह है कि यही तीनों ऐसे कार्ड हैं जो बड़ी आसानी से फर्जी बनाए जाते हैं। बिहार में आधार कार्ड का सैचुरेशन 100% से ज्यादा है, इसलिए फर्जी आधार कार्ड होने की संभावना बहुत ज्यादा है। चुनाव आयोग ने कहा किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। लेकिन असली प्रॉब्लम इन सवालों की और उनके जवाबों की नहीं है। प्रॉब्लम है चुनाव आयोग के प्रति ट्रस्ट डेफिसिट की। कुछ नेताओं को लगता है कि अगर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को वेरीफाई कर रहा है तो जरूर यह सरकार के कहने पर किया जा रहा है, और अगर सरकार करवा रही है तो जरूर इसमें बीजेपी को फायदा पहुंचाने की साजिश होगी। अब इसका कोई क्या कर सकता है। महाराष्ट्र में वोट बढ़े तो प्रॉब्लम, बिहार में वोट कटे तो प्रॉब्लम। कहते हैं शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। बिहार में नीतीश कुमार की असली प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर। आज बिहार में एक और कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना से 50 किलोमीटर दूर रानी तालाब इलाके में बालू के कारोबारी रमाकांत यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। रमाकांत यादव शाम को अपने घर के बाहर बगीचे में टहल रहे थे, उसी वक्त उन पर फायरिंग की गई। रमाकांत की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। रमाकांत यादव की हत्या करने वाले अपराधी कौन थे, उन्होंने रमाकांत यादव की हत्या क्यों की, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन उनके घर वालों का कहना है कि 15 साल पहले रमाकांत के भाई उमाकांत की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब उसी तरह रमाकांत को भी उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। इस मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस का दावा है कि अपराधियों को जल्दी पकड़ लिया जाएगा। रानी तालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है धाना, वहां के एक व्यक्ति जिनका नाम रमाकांत यादव है, उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। उनको गोली लगी है, फायरिंग की एक घटना हुई थी और उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। वहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला पुलिस के सामने आ रहा है। हम लोग इसमें जाँच कर रहे हैं और एक एसआईटी का गठन भी हम लोगों ने कर दिया है और इसमें एफएसएल को बुला लिया गया है और वो आ रही है। बाकी का इसमें एविडेंस कलेक्शन है, वो सारा हम लोगों के स्तर से किया जा रहा है और अग्रिम अनुसंधान के क्रम में जो कुछ भी आएगा वो आप लोगों से शेयर किया जाएगा। घटना का कारण क्या है अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कुछ भी, अभी जस्ट अभी हुआ है तो हम लोग अनुसंधान करेंगे, उसमें सारी चीजें जो आएंगी वो तभी पता चल पाएगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बिहार में पिछले 2 महीने में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। खासतौर पर व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने गोपाल खेमका के हत्यारों को तो पकड़ लिया, लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा। बिहार में कानून का इकबाल कायम करना होगा और ये नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है। तेजस्वी यादव बिहार की कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू दोनों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है। कांवड़ यात्रा की औपचारिक शुरुआत कल से होगी, लेकिन हंगामा आज से ही शुरू हो गया। मुजफ्फरनगर में आज कांवड़ियों ने एक मोटरसाइकिल सवार की सड़क पर जमकर पिटाई की। असल में दिल्ली के रहने वाले 8-10 कांवड़ियों का एक ग्रुप हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहा था। मुजफ्फरनगर के कोतवाली इलाके में एक शख्स की बाइक कांवड़ से टकरा गई। कांवड़ खंडित हुई तो कांवड़ियों ने लाठी डंडों से बाइक सवार पर हमला कर दिया।
सड़क पर बाइक सवार को बुरी तरह मारा। मौके पर मौजूद पुलिस पहुंची, लेकिन कांवड़ियों ने पुलिस की एक नहीं सुनी। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने मार खा रहे शख्स और उसकी बाइक को वहां से निकाला। कांवड़ियों का गुस्सा शांत करने के लिए पुलिस ने उनको वापस हरिद्वार भेजकर गंगा जल लाने का प्रबंध किया। कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि बाइक सवार मुस्लिम था, इसलिए उसने जानबूझकर टक्कर मारी, कांवड़ को जानबूझकर खंडित किया। हम आ रहे थे कांवड़ लेके, इस रास्ते से आगे से पूरा रोड जाम है। कांवड़िए कोई जो भी कल से हैवी लीटर कल से है वो कोई नहीं चल पा रहे, तो हम साइड कर रहे थे तो उस घोड़े से हमारे कल्स पे टच हो गया, कलश को टक्कर मारी। उसके बाद हमने उससे बोला कि टक्कर क्यों मारी, तो वो हम पे हाथ भी छोड़ने लग गया, तो हमने भी उसको मारा। उसके बाद उसको पुलिस वालों ने अंदर रख दिया, थाने में कर दिया। हमें इंसाफ चाहिए बस इतना कि ये रोड पूरा बंद होना चाहिए। घोड़ा हमारे साथ का हमारे कलसों पे टच किया, मेरे साथ का बोला था वो आम आदमी था, हमारे कल से खंडित करने आया था वो। उससे हमने बोला भी पीछे हो जाओ, पीछे नहीं हो रहा, जबरदस्ती ठोका उसको। उसके बाद हमने उसका हाथ छोड़ा। अब वो आप सब है, आप दिलवा सकते हो इंसाफ, और सरकार है, सरकार दिलवाएगी इंसाफ। अभी एक कल से लेके घोड़ा भी खंडित हुआ, वो वापिस हरिद्वार गया है, फिर जल लेके आएगा। हरियाणा की यमुनानगर से भी इसी तरह की खबर आई, लेकिन यमुनानगर में हमला कांवड़ियों पर किया गया। घटना हरनौली गांव के पास एक पेट्रोल पंप पर हुई। असल में कुछ कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर कार से लौट रहे थे। रात को आराम करने के लिए ये लोग पेट्रोल पंप पर रुक गए। कुछ ही देर बाद पास में गाड़ी आकर रुकी। कार से उतरकर कुछ लोग कांवड़ के पास बैठकर शराब पीने लगे। कांवड़ियों ने शराब पीने से मना किया तो इन लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दी। कांवड़ियों ने पुलिस को बुला लिया तो कार सवार वहां से निकल गए, लेकिन कुछ देर के बाद वो लोग अपने साथियों के साथ वापस आए और कांवड़ियों पर हमला कर दिया। कांवड़ियों ने तो भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन हमलावरों ने उनकी गाड़ी को तोड़ डाला। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बाद में कांवड़ियों ने कहा उन्होंने पुलिस को खबर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर पुलिस उनकी मदद करती तो ऐसी घटना न होती। हम यहाँ रेस्ट करने रुके थे, खाना खुना बनाया था। तीन चार जने थे जी, यहाँ पे बैठ के दारू पी रहे थे। पहले हमने गाड़ी पे दारू रखी, हमने उनको मना की भी हाँ हमारी जल है, भी यहाँ पे आप दारू मत रखें। कह रहा बता भी हाँ क्या करेगा तू, हम तो यहीं रखेंगे। फिर हमने 112 पे कॉल की थी, 112 आई थी। उसके बाद 112 हमारे साथ थोड़ी बहुत बात की, वहाँ से चली गई। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया हमारे पास। वहाँ से गई 112 जाने से बाद वो शिफ्ट से लेके आए। उन्होंने 6 जने थे, गाड़ी सारी तोड़ दी हमारी जी। हमने कंप्लेंट की, हमारी कंप्लेंट सुनी नहीं पुलिस वालों ने, कंप्लेंट की, हमने वीडियो भी दिखाई जी। कांवड़ियों पर हमला करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट्स पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कांवड़ियों को भी संयम बरतना चाहिए। धार्मिक यात्रा पर निकले कांवड़िए लड़ाई झगड़ा करें, तोड़फोड़ करें, ये उन्हें शोभा नहीं देता। ज्यादातर कांवड़िए शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा करते हैं, भजन गाते हुए अपना रास्ता तय करते हैं। सरकार ने उन्हें सुविधाएं देने के लिए बहुत सारे इंतजाम भी किए हैं, पुलिस भी अलर्ट है। लेकिन 2-4 कांवड़ियों के दुर्व्यवहार के कारण सबकी बदनामी होती है। ऐसी घटनाओं की वजह से आम पब्लिक भी कांवड़ियों से नाराज हो जाती है, इसलिए संयम बरतने की जरूरत है। अगर कहीं प्रोवोकेशन है तो कांवड़ियों को हाथ नहीं उठाना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो तुरंत एक्शन ले। धार्मिक यात्रा पर होने का फायदा उठाकर मार पिटाई करना तो किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ गई है। आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने खुलकर कह दिया कि महाविकास आघाड़ी सिर्फ असेंबली इलेक्शन के लिए बना था, लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए नहीं। संजय राउत ने कहा लोकल बॉडीज के इलेक्शन में न कोई इंडिया ब्लॉक होगा और न ही महाविकास आघाड़ी होगी। सारे दल अपनी अपनी सुविधा और सियासी फायदे के हिसाब से अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन से अलग होते हैं, इसलिए बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से अलायंस की कोई जरूरत नहीं है। हमको पूछा कि इंडिया आघाड़ी का अब वजूद क्या है। हमने कहा इंडिया आघाड़ी लोकसभा के लिए बनी थी, महाविकास आघाड़ी विधानसभा के लिए बनी थी। ये दोनों की कोई जरूरत लोकल बॉडी इलेक्शन में नहीं है, ये दोनों आघाड़ी। अब लोकल बॉडीज में लोकल इशू होते हैं, शहर के इशू होते हैं, बहुत स्थानिक मुद्दे होते हैं। इसके लिए हमको
स्थानिक लोगों पर छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारे पे दबाव है, लोगों की इच्छा है, लोगों की मांग है। अगर मुंबई को बचाना है, मुंबई पे मराठी मानुस का अधिकार हमको रखना है, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी को एक साथ रखकर चुनाव लड़ना होगा। ये लोगों की मानसिकता और दबाव जरूर है। कांग्रेस फिलहाल इस मामले में संभल कर बोल रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, संजय राउत ने जो कहा उसका मतलब ये नहीं कि अलायंस टूट गया। लोकल बॉडी के इलेक्शन लोकल मुद्दों पर होते हैं, इसलिए ये चुनाव लोकल लीडर्स पर ही छोड़ देने चाहिए, अलायंस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे कोई टिप्पणी करने का कारण नहीं है और मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा संजय राउत के ऊपर। मैंने कई बार कहा है कि जो अभी सत्ता में पार्टी है, 3 लोगों का अलायंस है, वो भी साथ में लड़ेंगे क्या? उन्हें भी अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। तो इसलिए लोकल बॉडी इलेक्शन ये स्थानीय कार्यकर्ताओं के आधार पर लड़ा जाता है, वहाँ के स्थानिक नेताओं के आधार पर लड़ा जाता है। तो इसलिए ये जो समीकरण जो है हर तालुका हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रहने वाला है, तो इसलिए ये अलायंस टूट गया, अलायंस हो गया, ये इशू इसमें नहीं रहेगा। लेकिन शरद पवार के एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, अलायंस का फैसला लोकल लीडर नहीं, तीनों पार्टियों के बड़े नेता करेंगे। जितेंद्र आव्हाड ने कहा, अगर बीजेपी को हराना है तो मिलकर लड़ना बेहतर होगा। अगर सबको अपना अपना फायदा देखने की जरूरत पड़ी तो बीजेपी बारी बारी से सबको निपटा देगी। ऐसे संजय राउत बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, आखिर में वरिष्ठ स्तर पे कुछ ना कुछ बैठक होगी। मेरी उम्मीद है, मुझे लगता है कि ये गुरूर हम लड़ेंगे। मैं आज भी सभी को कहता हूं, दुश्मन बहुत बड़ा है, हमारा बैर उससे है वैचारिक। जब दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ, अब जर्मनी जब हिटलर के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, तब स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल, जो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते थे, उन्होंने ये सोचा कि पहले फैसिज्म को खत्म किया जाए और इसलिए तीनों एक हो। साथ साथ अगर चलेंगे तो फायदा होगा, नुकसान होगा तो बंबई का होगा, नुकसान होगा तो महाराष्ट्र का होगा, और फिर उंगलियां अपने पे उठती है कि तुम लोग एक नहीं आए। ये बात तो सब जानते हैं कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बना था। इसके बाद ममता बनर्जी अलग हो गई, फिर केजरीवाल ने अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया, अब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी ऐलान कर दिया। ये तो होना ही था, क्योंकि अलायंस किसी विचारधारा के नाम पर नहीं बना था। मोदी को हटाने के लिए सबने थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट किया था। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे जानते हैं कि वो अपने अपने रीजन में स्ट्रांग हैं। कांग्रेस को साथ लेंगे तो उनका नुकसान होगा और कांग्रेस को फायदा होगा। इसीलिए अब इंडिया अलायंस की कोई खास रेलेवेंस नहीं रही। आज महाराष्ट्र में एक और मुद्दे पर विवाद हुआ। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने माओवादियों के खिलाफ मुहिम को मजबूत करने के लिए एक नया बिल आज विधानसभा में पास करवा लिया। स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल में महाराष्ट्र की पुलिस को काफी अधिकार दिए गए हैं। अगर पुलिस को लगता है कि कोई शख्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है तो पुलिस उसे बिना किसी आरोप के तुरंत हिरासत में ले सकेगी। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि यह कानून वामपंथी उग्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले संगठनों पर कार्रवाई के लिए जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड में ऐसे कानून पहले से हैं। महाराष्ट्र में पुलिस को वामपंथी उग्रवादियों और उनके सपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए कानून लाया गया। फडणवीस ने कहा, जब से सीपीआई माओवादी जैसे संगठनों पर सुरक्षा बलों का शिकंजा कसा है, तब से वो सांस्कृतिक संगठनों की आड़ में अपनी विचारधारा का प्रचार शहरी इलाकों में करने लगे हैं। ऐसे अर्बन नक्सल से निपटने के लिए ही पब्लिक सिक्योरिटी बिल लाया गया। जे लोक संघटित दृष्ट्या राज्यघटनेने स्थापित केलेल्या व्यवस्थेला, जो लोग संगठित रूप से देश और राज्य की व्यवस्था का विरोध करके लोगों को इसके खिलाफ भड़काने का काम करते हैं, ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमारे पास अब तक कोई कानून नहीं था, इसलिए ये कानून लाया गया है। मैं इस सदन को भरोसा देता हूं कि कानून का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा, हम इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे। या ठिकाणी आम्ही होऊ देणार नाही। महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल को पिछले साल दिसंबर में विधानसभा में पेश किया था।
विपक्ष के विरोध के बाद बिल को विधानसभा की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। 6 महीने के विचार विमर्श के बाद आज इस बिल को असेंबली में पेश किया गया। बहुमत के आधार पर बिल पास हो गया, लेकिन कुछ पार्टियां अभी भी इस नए विधेयक का विरोध कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी ने कहा, महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए यह कानून लाई है। इस बिल का असल मकसद महाराष्ट्र को पुलिस स्टेट बनाना है। डेमोक्रेसी में ऐसा बिल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकशाही, यहाँ लोगों को बोलने का अधिकार है। नक्सलवाद खत्म करने के लिए नक्सलियों के नाम पर यह बिल लाया जा रहा है, लेकिन ये आवाज कुचलने वाला बिल है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़क वीरान हो जाएगी तो सांसद आवारा हो जाएगी। सड़क वीरान है, कोई सड़क पे उतर नहीं रहा है, और हम गांधी जी ने यही रास्ता हमको दिखाया है। और अभी अगर पुलिस को इतना अधिकार मिल जाएगा तो पुलिस तो पहले से लोगों को नंगा नंगा करके मार रही है। पुलिस को अधिकार है, जब चाहे किसी को अरेस्ट कर लेगी पुलिस। पुलिस को इतना अधिकार देना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। पुलिस राज नहीं है देश में डेमोक्रेसी है। और ये जो है विरोधियों को, विरोधी पक्ष को अगर उन्होंने सरकार के ऊपर टीका टिक्की किया और कुछ उनको पसंद नहीं आया तो ये कानून लागू होगा। मैं समझता हूँ देश में पहले से लॉ है, मकोका है और जो है एमपीडीए है, ऐसे लॉ हैं जो लोगों को उम्र कैद और फांसी की सजा भी दे सकते हैं। तो ये बिल ला करके मैं समझता हूं लोगों की आवाज को कुचलना है। कांग्रेस ने भी सदन में इस बिल का विरोध किया। नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस नक्सलवादियों के खिलाफ कड़े कानून के पक्ष में है, लेकिन सरकार जो बिल लाई है उसका मिसयूज हो सकता है। नाना पटोले ने कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने भरोसा तो दिया है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन उनको बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है। हम नहीं चाहते कि ये जन सुरक्षा कानून के अंतर्गत जो सरकार के गलत नीतियों के विरोध में आंदोलन करने वाले लोगों, बोलने वाले लोगों, इस कानून का दुरुपयोग ना हो, इसकी चिंता हमने व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया है वो आश्वासन उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई गलती, ऐसा कुछ इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा, और उसमें हम पूरे सतर्कता से एंटी सोशल मूवमेंट के ऊपर हमारी ये पूरी कार्रवाई रहेंगी। तो इस तरह का आश्वासन दिया है। ये कानून बहुमत में पारित हुआ है, एक मत से नहीं। आज भी हमारे मन में कई शंका है, जनता के मन में शंका है, पत्रकारों के मन में शंका है, और इसलिए हमने इस कानून को एक मत से पारित नहीं होने दिया। उनका बहुमत है, उस बहुमत के आधार पर उन्हें पारित किया है। स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल के लिए बनाई गई ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में शरद पवार के एनसीपी के विधायक जयंत पाटिल भी शामिल थे। उन्होंने भी कमेटी में इस बिल पर कोई एतराज नहीं जताया, लेकिन आज जितेंद्र अवार्ड ने कहा कि कानून बनाने के पीछे सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अगर बीजेपी को वामपंथी विचारधारा पसंद नहीं तो इसका यह मतलब नहीं कि वो अपने हर विरोधी को जेल में डाल दे। हमको कुछ बातें उसमें खटकती है, जैसे लेफ्ट, ये कोई माने या ना माने पर लेफ्ट नाम की एक आइडियोलॉजी इस भारत में है। जैसे राइट नाम की एक आइडियोलॉजी है, वैसे लेफ्ट नाम की एक आइडियोलॉजी है। लेफ्ट सेंटर की एक, सेंट्रल की एक, लेफ्ट सेंटर ऑफ द लेफ्ट की एक आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजीज काम करती है, भले ही अपना उनसे नहीं जमता हो, हमारे विचार तुमसे दूर हो, हम राइट विचार से दूर है, लेकिन अपने अपने विचार है, अपने अपने ख्याल है, उसको आगे लेके जाने की कोशिश लोग करते हैं। और सिर्फ तुमको पसंद नहीं इसलिए उनको अतिरेकी कह देना और उनको सलाखों के पीछे डालना, ये बराबर नहीं। जितेंद्र अवार्ड कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि इस बिल को उनकी पार्टी ने भी विधानसभा में सपोर्ट किया है। विधानसभा के बाहर आकर कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव की शिवसेना और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस बिल के कुछ प्रोविजंस के मिसयूज की आशंका जताई। इन पार्टियों को लगता है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल विरोधियों को डराने के लिए कर सकती है, इसलिए इन आशंकाओं को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और भरोसा करना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस इस पर जरूर ध्यान देंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह तबाह होने के बाद पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा
और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन अब फिर से सिर उठाने लगे हैं। आज जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर ने भारत पर फिदाइन हमलों की धमकी दी। मसूद अजहर का एक ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में मसूद अजहर दावा कर रहा है कि जैश ए मोहम्मद के पास 10,000 फिदाइन तैयार हैं। मसूद अजहर ने कहा पूरे पाकिस्तान में 30,000 जिहादी हैं, इनमें से 10,000 अकेले जैश ए मोहम्मद ने तैयार किए हैं। बहावलपुर की एक मस्जिद में मसूद अजहर की स्पीच सुनाई गई जिसमें वो कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मिसाइल से अटैक किया, फाइटर जेट से हमले किए, लेकिन जैश ए मोहम्मद की फिदाइन को न तो मिसाइल मार सकती है न फाइटर प्लेन डरा सकते हैं। मसूद अजहर ने कहा कि अब तक दुनिया में ऐसा कोई वेपन नहीं बना जो जैश के जिहादियों का खात्मा कर सके और ऐसे 10,000 फिदाइन किसी भी वक्त दुश्मन तरफ हमले के लिए तैयार हैं। और ऐसे नौजवान अल्लाह के फजल से दे सकती है जो इसी तरह मुस्कुराते हुए मौत को गले से लगाने के लिए तड़प रहे हैं, तैयार हैं। कल तक हमारे लिए मसला था कि किसे महाज में भेजे किसे नहीं। आज जो मिलता है मुझे पर्ची देता है कि मुझे फिदाई हमले के लिए भेज दो, मुझे फिदाई हमले के लिए भेज दो। और तुमने दुनिया के हर असले के खिलाफ पेट्राइट मिसाइल तैयार कर लिए, इन मुजाहिदों के खिलाफ क्या तैयारी करोगे जो जिस्म के साथ बम बांध के जाते हैं? खुदा की कसम इन्हें रोकने के लिए कोई आला न तुम इजाद कर सके हो न कर सकोगे। इन मुजाहिदीन ने मुसलमानों तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है या तुम्हें कुछ दिया है? सच बताना। इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, इन्होंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, इन्होंने किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया, इन्होंने किसी मुसलमान को नहीं सताया, बल्कि आप लोग जो जिहाद फंड में पैसा डालते हो ये मुजाहिदीन खुद नहीं खाते, ये पैसा अल्लाह के रास्ते में जाके लगता है। पंजाब के एक मुसलमान ने मुझे कहा कि मेरा जब भी कोई मुझ पर मुसीबत आती है मैं थोड़े से पैसे उठाकर मुजाहिदीन के गले में जाके डालता हूँ। कहा उसी वक्त मुझसे मुसीबत दूर हो जाती है। कहा मेरा कोई नुकसान होता है मैं मुजाहिदीन की जाके खिदमत करता हूँ, मेरा वो नुकसान खत्म हो जाता है। मुझे वो माजी याद आ गया जब एक मुजाहिद घोड़े पे जा रहा था, हजरत उमर फारूक उसके पीछे दौड़ते हुए जा रहे थे। किसी ने पूछा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन इस मुजाहिद के पीछे क्यों दौड़ते हुए जा रहे हैं? अगर हजरत उमर को मुजाहिदीन की दुआओं की जरूरत थी, क्या पाकिस्तान वालों को जरूरत नहीं है? मसूद अजहर की यह बकवास भारत के लिए न तो नई है न रेलेवेंट है। भारत तो जानता है कि लश्कर तैयबा नौजवानों को गुमराह करता है, फिदाइन बनाता है, भारत पर हमले करवाता है। थोड़े दिन पहले यही मसूद अजहर कह रहा था कि तुमने अपने रिश्तेदारों के साथ उससे भी मौत क्यों नहीं आई। भारत की फौज मसूद अजहर की ख्वाहिश जल्दी पूरा करेगी। भारत तो ऐसे आतंकवादियों से निपटना जानता है। यह बात तो अमेरिका के समझने की है। जो आतंकवादी अमेरिका की लिस्ट में हैं वो पाकिस्तान की प्रोटेक्शन में बैठकर किस तरह की धमकियां दे रहे हैं। यह बात तो अमेरिका को समझनी चाहिए। जिस पाकिस्तान की आर्मी के चीफ को वो व्हाइट हाउस में बुलाते हैं, लंच कराते हैं, क्या वो लश्कर तैयबा के माई बाप नहीं हैं? इसलिए उन्हीं से पूछना चाहिए कि मसूद अजहर ने यह हिमाकत क्यों की, उसके पीछे किसकी ताकत है। पाकिस्तान के सियासी ड्रामे का भी नया सीजन शुरू होने वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि इमरान खान के 2 बेटे अपने वालिद को जेल से छुड़ाने के लिए इंग्लैंड से पाकिस्तान आने वाले हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने रावलपिंडी की अडयाला जेल के बाहर ऐलान किया कि इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे और अपने फादर को जेल से रिहा कराने के लिए मुहिम चलाएंगे। कासिम और सुलेमान इमरान खान की पहली वाइफ जमाइमा गोल्डस्मिथ के बेटे हैं। दोनों ब्रिटेन के नागरिक हैं, लंबे वक्त से ब्रिटेन में ही रहते हैं। जैसे ही कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने का ऐलान हुआ तो सियासी खलबली मच गई। इमरान खान पिछले 2 साल से जेल में हैं। उनकी तीसरी वाइफ बुशरा बेगम वो भी सलाखों के पीछे हैं। दोनों को रिहा करवाने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इसलिए इमरान खान की पार्टी ने कासिम और सुलेमान का नाम आगे बढ़ाकर आखिरी चाल चली है। इमरान की बहन अलीमा खान ने कहा कासिम और सुलेमान पहले इमरान की रिहाई की मुहिम की शुरुआत अमेरिका से करेंगे,
पहले ब्रिटेन से अमेरिका जाएंगे और फिर वहां से पाकिस्तान आएंगे। उनके जो इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका, और वो अपने जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे, और हम जाके बताएंगे कि यहाँ इंसानी हकूक के साथ और क्या जुल्म हो रहे हैं उनके वालिद के साथ। एक दूसरा, सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान, और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। ये भी उनको इमरान खान को बता दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया, उनको बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये चॉइस उन्होंने अपने वालिद साहब को नहीं दी कि वो उनके लिए फैसला करें, और ना ही हमें दी है। हालांकि शहबाज शरीफ की पार्टी के नेताओं को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं है कि इमरान खान के बेटे इंग्लैंड से पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ की पार्टी के सांसद अकील खान ने कहा, बेटों का नाम उछालकर इमरान खान ने अपना ट्रंप कार्ड खेला है। बच्चों के बहाने इमरान भीड़ जुटाने की इमोशनल अपील कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हालांकि शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल एडवाइजर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान के बेटों ने पाकिस्तान आकर कानून तोड़ा तो उनको भी बाप की तरह सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह के बयान पर इमरान खान की एक्स वाइफ जमाइमा गोल्डस्मिथ ने कड़ा एतराज जताया। एक ट्वीट में जमाइमा ने कहा, उनके बेटों को 2 साल से अपने पिता से मिलने नहीं दिया गया, फोन पर भी बात नहीं करने दी गई, और जब वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो उनको जेल में डालने की धमकी दी जा रही है। क्या यही पाकिस्तान का लोकतंत्र है? इस बीच इमरान के बेटों के इंग्लैंड से पाकिस्तान आने की खबर से इमरान खान के सपोर्टर्स काफी जोश में आ गए हैं। लेकिन इमरान सपोर्टर एक जर्नलिस्ट ने कहा कि सरकार इमरान के बेटों को पाकिस्तान आने ही नहीं देगी, उनको वीजा ही नहीं दिया जाएगा। अगर इमरान के बेटे पाकिस्तान आए भी तो उन्हें एयरपोर्ट से ही लौटा दिया जाएगा। इमरान के बेटों की कोई पॉलिटिकल पावर तो नहीं है, लेकिन वो अमेरिका और सऊदी अरब जैसे मुल्कों से इमरान खान के लिए इमोशनल अपील कर सकते हैं। दोनों बेटों को लगता है कि उनके पिता को जेल से बाहर नहीं निकाला गया तो इमरान की जान को खतरा हो सकता है। कासिम और सुलेमान इमरान की पहली वाइफ जमाइमा के बेटे हैं, ब्रिटेन के नागरिक हैं, लंदन में रहते हैं, और वो अब तक पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल दूर रहे हैं। पिछले महीने पहली बार उन्होंने एक इंटरव्यू में इमरान खान की बिगड़ती हेल्थ को लेकर चिंता जाहिर की थी, और उनकी चिंता वाजिब है। इमरान की उम्र 72 साल है, उन्हें 3 बार गोलियां लग चुकी हैं, 23 महीने से वो जेल में हैं, इसलिए उनके बेटे सामने आए हैं। उन्हें लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उनकी अपील पर ध्यान देंगे तो शायद इमरान खान के जेल से बाहर आने का कोई रास्ता निकल आए। लेकिन आसिम मुनीर और उनकी आईएसआई पूरी कोशिश करेगी कि इमरान को कहीं से मदद न मिले। वो ये भी कोशिश करेंगे कि उनके बेटों को पाकिस्तान आकर किसी तरह की इमोशनल अपील करने से और अपने फादर से मिलने से रोका जाए। आज कनाडा से बड़ी खबर आई है। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर खालिस्तानी आतंकवादियों ने फायरिंग की है। हाल ही में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में कपिल शर्मा ने कैप्स कैफे नाम से एक रेस्टोरेंट शुरू किया था। कल देर रात इस कैफे पर फायरिंग की गई। पता लगा कि एक गाड़ी में कुछ हमलावर आए, उन्होंने कपिल शर्मा के कैफे पर अंधाधुंध फायरिंग की और भाग गए। इस गोलीबारी में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहरी हिस्से को कुछ नुकसान हुआ है। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह लड्डी ने ली। हरजीत बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। एक बयान में हरजीत ने कहा कि कपिल शर्मा ने अपने शो में कुछ कमेंट्स किए थे जो उसको पसंद नहीं आए, इसलिए उसने कैप्स कैफे पर गोलियां चलवाई। कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर किया गया हमला कायराना है। कहां है कनाडा के वो लोग जो खालिस्तानियों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर प्रोटेक्शन देते हैं? कहां है वो लोग जो कहते हैं कि सबको अपनी राय जाहिर करने का अधिकार है? तो क्या कपिल शर्मा को अपनी बात कहने का हक नहीं है? मैं नहीं जानता कि उनके किस कमेंट को बहाना बनाया गया, लेकिन उन्हें डराने की कोशिश करना कैसे जस्टिफाइड है?
जहां तक मैं जानता हूं कपिल शर्मा कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते जो किसी को हर्ट करे। वो तो लोगों को हंसाने का काम करते हैं, इसलिए उन पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में कल से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन एक दिन की बारिश से साइबर सिटी गुरुग्राम लेक सिटी में तब्दील हो गया है। पूरा शहर पानी पानी हो गया। ओवरब्रिज से झरने गिरते हुए दिखाई दिए। सड़कों पर गाड़ियां तैरती हुई नजर आई। सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए जिसमें ट्रक समा गए। सड़क पर भरे पानी में करंट आने से एक नौजवान की जान चली गई। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 133 मिलीमीटर बारिश हुई। बरसात ने गर्मी से तो राहत दी, लेकिन घर से निकलना मुश्किल कर दिया। गुरुग्राम के ज्यादातर इलाकों में 3 फीट तक पानी भर गया। जो लोग घरों से बाहर थे वो रास्ते में फंस गए। सड़क पर पानी की वजह से लंबे लंबे जाम लगे रहे। गुरुग्राम की पेरिफेरल रोड धंस गई। इतना बड़ा गड्ढा बन गया, उसमें एक ट्रक समा गया। आज सुबह जब तस्वीरें आई थी तो सड़क पर खाई जैसा बड़ा गड्ढा बना हुआ था। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने हालात को देखते हुए दफ्तरों से अपील की है कि वो कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करने को कहें। स्कूलों से भी क्लासेस ऑनलाइन करने की रिक्वेस्ट की गई है। हालांकि सुबह से बारिश थमी है, इसलिए कुछ इलाकों में पानी निकल गया, लेकिन गुरुग्राम के कई मोहल्ले और सड़कें अभी भी पानी में डूबी हैं। अब आपको दिल्ली की तस्वीर भी दिखा देता हूं। दिल्ली में भी कल से तेज बारिश हो रही है। रात नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास में पानी भर गया, जिससे कई गाड़ियां फंस गई। बड़ी बात है कि इस बार मिंटो रोड अंडरपास में पानी नहीं भरा। भारी बारिश के बाद भी मिंटो रोड अंडरपास पर, जहां हमेशा पानी भरता था, ट्रैफिक आराम से चलता हुआ नजर आया। हर साल दिल्ली में जब भी बारिश होती है तो मिंटो रोड अंडरपास में पानी भरता है। सबसे पहले मिंटो रोड अंडरपास की तस्वीरें आती हैं, लेकिन इस बार सरकार ने बारिश से पहले इस अंडरपास में 2 पंपिंग सेट लगा दिए थे और आज की बारिश में ये काम भी आए। हालांकि दिल्ली के कई इलाके वाटर लॉगिंग से परेशान रहे, ट्रैफिक जाम रहा, लेकिन पिछले सालों की तुलना में इस बार लोगों को कम परेशानी उठानी पड़ी। दिल्ली के कुछ इलाकों में वाटर लॉगिंग और लोगों की परेशानी देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पीडब्ल्यूडी के अफसरों के साथ मीटिंग की। उन्हें निर्देश दिया कि जिन इलाकों में पानी भरा है वहां वाटर लॉगिंग रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने 4 महीने में जो काम किया है उसका असर दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल्ली को वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से पूरी तरह निकालने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो भी नोबेल प्राइज के हकदार हैं, उन्हें भी नोबेल मिलना चाहिए। केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी ने दिल्ली को 4 महीने में पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अब दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार को याद कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में तमाम अड़चनों के बाद भी उन्होंने जितने काम किए उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जैसे ही हमने दिल्ली की सरकार छोड़ी, 3 महीने नहीं हुए, 4 महीने नहीं हुए, आज दिल्ली को आम आदमी पार्टी याद आ रही है। जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। आजकल दुनिया में 2 लोग हैं जो अपने लिए नोबेल प्राइज मांग रहे हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे केजरीवाल। अब दोनों में कंपटीशन होगा और दुनिया देखेगी। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।